नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी है मेरा घर मत बर्बाद करो माँ। कोई ज़रूरत नहीं है चुपचाप घर में बैठकर घर के काम सिखा इसे। 10वीं पढ़ ली बस हो गई पढ़ाई। अब बड़ी हो गई है 2-3 साल में कोई लड़का देखकर बोझ उतारो सर से। उर्मिला की तेज आवाज़ सारे घर में गूंज उठी। रमेश और सीमा चुपचाप बैठे थे। कमरे के दरवाजे के पीछे खड़ी पूजा की आंखें झलक गईं। क्यों इसके साथ ऐसा होता है, क्यों? दादी मेरे और उसके बीच यह फ़र्क करती हैं। पर माँ पढ़ने में बहुत अच्छी है पूजा, क्या हर्ज है अगर पढ़ ले। रमेश ने कहा, तेरी यह बीवी खाना अच्छा बनाती है तो होटल में भेज दे इसे खाना बनाने। माँ कहाँ की बात कहाँ ले जाती हो, तुम दोनों को समझ में क्यों नहीं आती यह बात। अरे हमारी बिरादरी में कौन ब्याह ले जाएगा। तेरी बेटी अगर ज़्यादा पढ़ लेगी तो इसकी पढ़ाई पर खर्चा करने की जगह इसके दहेज का इंतज़ाम करना शुरू कर। लाखों लगते हैं दहेज में और तूने तो सारी जमा पूंजी दुकान जमाने में लगा दी। मोहन को पढ़ा ताकि कोई अच्छा काम करे। जा सीमा चाय बना ला, सर में दर्द कर दिया मेरे। सीमा मायूस नज़रों से रमेश को देखती रसोई की ओर बढ़ गई। माँ बस एक बार मेरी बात मान लो, फिर जो कहोगी वो करूँगा। ठीक है पढ़ा ले, पहले मुझे बूढ़ों के आश्रम छोड़ आना। क्या बोल रही हो माँ, जब माँ की बात का कोई मान ही नहीं है तो दुनिया दिखावे के लिए क्यों रखना मुझे। अब रमेश ने हथियार डाल दिए और उठकर कमरे में आ गया। उर्मिला ने यह बात इतनी जोर से कही थी कि रसोई में सीमा और दरवाजे के पीछे छुपी पूजा को साफ साफ सुनाई दी। पूजा के पढ़ने की उम्मीद ने दम तोड़ दिया। शाम को मोहन ने अपनी बहन की पढ़ाई के लिए दादी को मनाने की बहुत कोशिश की, पर सिवाय चंद बुरे शब्दों के उसे कुछ ना मिला। घर के काम काज सीखते सीखते वह निपुण हो गई। 18 बरस की होते ही उसके लिए लड़के ढूंढने का सिलसिला शुरू हो गया। रमेश और सीमा अभी उसकी शादी नहीं करना चाहते थे, परंतु उर्मिला की जिद तो आखिर जिद थी। मोहन की पढ़ाई खत्म होने को थी, पर उसे अब भी अपनी बहन के ना पढ़ने का दुख था और अब किसी भी लड़के से शादी करके उसे घर से विदा कर देने का विचार उसे डरा रहा था। जब से पूजा की पढ़ाई बंद हुई थी उसके चेहरे से मुस्कान विदा हो चुकी थी। कोई भी त्योहार, अच्छे कपड़े, गहने उसकी वो मुस्कान ना लौटा पाए थे। सीमा बेटी के मन की हालत समझती तो थी, पर कुछ कर नहीं सकती थी। उसे स्वयं भी कभी कभी घुटन महसूस होती, पर रमेश और अपने बच्चों का ध्यान उसे संभाले रखता। रमेश भी लड़का ढूंढ तो रहा था, पर उसे कोई भी लड़का अपनी बेटी के लिए पसंद ही नहीं आ रहा था। उर्मिला रोज रोज इसी बात को दोहराती रहती, अरे मेरे जीते जी इसको विदा करेगा या मेरे मरने का इंतज़ार कर रहा है। रमेश के दुकान से घर आते ही उर्मिला शुरू हो गई, माँ अभी तो यह दुकान से आए हैं, सांस तो लेने दो। एक ही बात की रट लगाई हो, जब मिलेगा कोई अच्छा लड़का तो कर देंगे शादी, नहीं तो फेंक दो किसी कुएं में मेरी बच्ची को। पहली बार सीमा ने चिढ़कर सास को जवाब दिया, तेरे मुंह में बड़ी जुबान आ गई है, सब आपकी वजह से तंग आ गई हूँ मैं और मेरे बच्चे भी। ये करो वो ना करो, ऐसे बैठो वैसे उठो। पूजा की पढ़ाई रुकवा दी। मैं कुछ ना बोली, पर अब कोई जल्दबाजी नहीं करने दूंगी मैं। इसकी शादी की 18 की ही हुई है अभी, अभी ना भी करे तो क्या तकलीफ़ है आपको। इसकी शादी के बाद मरने से क्या मुक्ति मिल जाएगी आपको, और अगर मिल भी जाए तो भी मरने के बाद भी मुक्ति के लिए नहीं करने दूंगी इसकी शादी, ऐसी जगह जहां आप जैसे लोग हो। सीमा एक ही सांस में बोल गई। घर में सभी हक्का बक्का रह गए। आज तक किसी ने सीमा की ऊंची आवाज़ भी नहीं सुनी थी। अरे वह देख तेरी बीवी को, लगा इसके मुंह पर 2 थप्पड़, बड़ी चर्बी आई है क्लर्क की बेटी को। मेरे बाबूजी का नाम मत लेना माँ, बस बहुत हुआ। 24 साल से सह रही हूँ, आपकी हर खुशी को अपना फ़र्ज समझा मैंने, पर आपको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। किसके आगे बोल रही है पता है तुझे? अरे आता क्यों नहीं कमरे से बाहर? लो आ गया माँ, और सब सुन रहा हूँ, बहरा नहीं हूँ। तो मार 2 थप्पड़ इसके मुंह पे और कर घर से बाहर। क्यों माँ, क्यों थप्पड़ मारूं और घर से बाहर करूं?
यह इसका भी तो घर है। और क्या गलत कह रही है? दिन रात का चैन ख़त्म कर दिया आपने हम लोगों का। आराम से बैठो, भजन करो, पर नहीं, मोहल्ले की बड़ी बूढ़ियों के साथ बैठकर इसकी बहू, उसकी बेटी की बुराई करना अच्छा लगता है तुम्हें, और उनके आगे यह कहती रहती हो कि मेरा बेटा और बहू तो मेरे पैर के अंगूठे के नीचे रहते हैं। चलो मान लिया रहते भी हैं, तो क्या वह अंगूठा हमारी गर्दन पर दबाती ही रहोगी? हाय हाय, करम फूट गए मेरे। बीबी का गुलाम तो माँ को लतियाने लगा। उर्मिला ने जोर जोर चिल्लाकर रोना शुरू कर दिया। पूजा अपने कमरे में दरवाजे के पीछे फिर से दुबक गई। तमाशा मत करो माँ, आज रमेश को भी गुस्सा आ गया था। अब तक कुछ पड़ोसी भी दरवाजे पर इकट्ठा हो गए थे। तभी मोहन भी अपने कमरे से बाहर आ गया। लो पापा, यह कुछ वृद्धा आश्रम के पते हैं, पूछ लो इनसे कौन सा पसंद है, वहीं छोड़ आएंगे। और पढ़ाई के साथ में जॉब भी कर लूँगा, हर महीने दादी का खर्चा दे आया करूँगा वहाँ। अब और सहना हमारे बस का नहीं। मेरा आखिरी साल है पढ़ाई का, और इनकी रोज़ की चिक चिक से बिल्कुल पढ़ नहीं पा रहा हूँ। पूछ लो इनसे कौन सा वृद्धा आश्रम जाना है। क्या बक रहा है मोहन? रमेश बोला। बचपन से देखता आया हूँ पापा, जीना हराम कर रखा है इन्होंने हमारा। माँ दिन रात इनकी सेवा करती है, फिर भी उसे गालियाँ देती रहती हैं। आपकी माँ की सेवा करने से हमें कोई परहेज़ नहीं है, पर अब मैं अपनी माँ या बहन के लिए कुछ भी नहीं सहूँगा। ताऊ जी और ताई जी तो इन्हें रखेंगे नहीं, ना चाचा जी और चाची जी। या तो अब इन्हें भेज दो, या मैं माँ और पूजा को लेकर चला जाऊँगा। कर लूँगा जॉब, झोपड़े में भी रह लेंगे, पर अब यह सब नहीं बर्दाश्त करूँगा। मोहन चुप कर सीमा ने कहा। नहीं माँ, बस हो गया, अब चुप नहीं रहा जाता। घर के बड़े बुजुर्गों को भी समझना चाहिए कि परिवार को खुश रहने दे, तभी तो वह भी आदर देंगे। अगर इतनी घुटन में जीना पड़े तो या तो आदमी मर जाएगा या भाग जाएगा। आप और पापा फैसला कर लो, मैं आपको भी अब इनके साथ नहीं रहने दूंगा। मोहन, यह दादी है तेरी, हाँ तो मैं भी पोता हूँ इनका, पूजा भी इनकी पोती है। वो जब खाना खाती है ना मम्मी, तो दादी की नज़रें उसकी थाली में रहती है कि कहीं वह 2 रोटी से ज़्यादा नहीं खा ले। बहाने से सुनाती हैं कि आजकल की लड़कियां तो हबसी की तरह खाती हैं। पूजा की हालत देखी है आपने? आधा पेट खाती है, इतनी पतली हो गई है। अब सीमा रो पड़ी। जानती हूँ, सब जानती हूँ, पर फिर भी यह हमारी माँ है। माँ अपने बच्चों की खुशियों में खुश होती है, भगवान से उनके लिए प्रार्थना करती है। इन्हें तो आपकी बुराई करने से फुर्सत नहीं मिलती। ताई जी और चाची जी को तो गालियाँ देती हैं। मोहन, जा बेटा अंदर जा। रमेश मोहन के कंधे पर हाथ रखकर बोला। पापा पर जा बेटा, जा पूजा को देख। उर्मिला तो फटी फटी आंखों से मोहन को देखती हुई बैठी थी, जैसे सांप सूंघ गया हो। बाहर पड़ोसियों में भी फुसफुसाहट शुरू थी। कोई भी उर्मिला को सही ना कह रहा था। आज पहली बार उन्होंने इस घर से उर्मिला के सिवा दूसरी आवाज़ें सुनी थी। सुन लिया ना माँ, बस इसी दिन से डरता था मैं कि कहीं बच्चों की बर्दाश्त ख़त्म ना हो जाए। अब तक तो सह लिए, क्योंकि सीमा एक भले परिवार में पली बड़ी थी। उसके माँ बाप को भी गालियाँ देने में आपने कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। ज़रा सोच कर देखो माँ, राजेश भैया और प्रमोद के साथ भी आप रह नहीं सकती। मैं और सीमा तो सब कुछ सहकर भी हमेशा चुप रहे, पर अब बच्चे बड़े हो चुके हैं। पूजा तो फिर भी अपनी माँ पर गई है, पर मोहन को कैसे रोकूंगा? आज घर के कलेश को सारे मोहल्ले ने सुना है। अगर यह फिर से हुआ तो सह नहीं सकूंगा। मेरी मौत के बाद फिर जो जिसे करना है वह करेंगे। मैं आपकी सेवा करके कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ। आप मेरी माँ हो, पर माँ सीमा भी तो मेरी पत्नी है। मोहन और पूजा भी मेरे बच्चे हैं, उनकी खुशी भी मेरी जिम्मेदारी है। अगर मोहन वाकई में माँ और बहन को लेकर चला गया तो क्यों घर बर्बाद करने पर तुली हो? आपको किस चीज़ की कमी है? जी जान से सेवा करती है आपकी सीमा।
जो आपको चाहिए वो हाजिर होता है, और क्या चाहिए। परंतु आपको संतुष्टि नहीं है। मोहन अब जवान हो चुका है, पढ़ाई का आखिरी साल है उसका। कहीं ऐसा ना हो पढ़ाई छोड़कर नौकरी करने लगे और माँ बहन को ले जाए। मत बर्बाद करो उसकी ज़िंदगी माँ। पूजा की ज़िंदगी तो बर्बाद कर ही चुकी हो। उसकी पढ़ाई रुकवा के। हाथ जोड़ते हुए रमेश रो पड़ा और उठकर अपने कमरे में चला गया। उर्मिला सन सी बैठी रही। आज पहली बार उसे लग रहा था कि वह गलत थी। उसने परिवार को थामे रखने का जो तरीका अपनाया था वह बिल्कुल गलत था। उसे लगता था कि हुक्म चलाने से उसका मान बढ़ेगा, पर ऐसा नहीं था। उसके फालतू के असूलों ने उसके परिवार को अंदर ही अंदर तोड़ कर रख दिया था। उधर कमरे में सीमा और रमेश बहुत देर तक चुपचाप बैठे रहे। इस बात को यहीं ख़त्म कर दो, ज़्यादा सोचो मत। सीमा रमेश के कंधे पर हाथ रखती हुई बोली। सॉरी सीमा, मेरी वजह से तुम्हें भी ऐसी ज़िंदगी जीनी पड़ रही है। ऐसा कुछ नहीं है, अब माँ की आदत ही ऐसी है तो क्या करें। सच में सीमा, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आता। बड़ी भाभी तो उस जगह मौजूद भी नहीं होना चाहती जहाँ माँ हो, चाहे परिवार में कोई शादी ही क्यों ना हो। और छोटी तो माँ के नाम पर ही भड़क उठती है। अब माँ को कहाँ छोड़ दूँ मैं। रमेश की आंखें फिर से भर आई थीं। क्यों अपने दिल पर लगा रहे हो। मोहन को कहाँ अकल है अभी रिश्तों की। मैं समझा दूंगी उसे। प्लीज़ तुम खुद को संभालो। उसने कुछ भी गलत नहीं कहा है सीमा। सच ही तो है कि मेरी माँ ने उसकी माँ की हमेशा बेइज्जती ही की है, और मैंने कभी तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। कभी माँ के सामने बोलने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। भैया और विनोद ने तो अपने को किनारा कर लिया, पर मैं माँ को कहाँ छोड़ता। उसे दुनिया की बातों की परवाह नहीं, पर इस बुढ़ापे में उन्हें दूसरों के हवाले करना मेरे बस का नहीं सीमा। मैं एक दूसरा घर लेकर माँ को वहाँ ले जाता हूँ। उनके लिए नौकरानी रख दूंगा, पर मोहन को समझाओ कि अपनी पढ़ाई पूरी करे प्लीज़। रमेश ने हाथ जोड़ लिए। ये क्या कहे चले जा रहे हैं। वो तो बच्चा है, तुम क्यों उसकी बातों को गंभीरता से ले रहे हो। तभी दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। रमेश ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे। कौन? सीमा ने पूछा। मोहन हूँ माँ, आ जाऊँ? आ जा मोहन। पूजा का हाथ पकड़े अंदर आ गया। उसे यूं देख रमेश का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या हुआ मोहन? सीमा ने पूछा। माँ, दादी के लिए चाय बना दो, उन्हें आदत है रात को चाय पीने की। और पापा ने तो अभी तक खाना भी नहीं खाया है। खाना गर्म कर दो, सर्दी बहुत है माँ, मुझे भी चाय दे दो ना आज प्लीज़। हाँ हाँ बेटा, मैं तो भूल ही गई थी। मैं चाय बनाती हूँ और खाना भी गर्म करती हूँ। नहीं सीमा, मुझे भूख नहीं है, मुझे भी बस चाय ही दे दो। पापा, पूजा की आवाज़ सुन रमेश ने उसकी ओर देखा। हाँ बेटा, पापा प्लीज़ खाना खा लीजिए ना। आज मैंने आपकी पसंद की भरवा भिंडी बनाई है। रमेश ने उठकर पूजा को गले लगा लिया। सॉरी बेटा, आई एम वेरी सॉरी। पापा प्लीज़, मैं ठीक हूँ बिल्कुल, मेरी चिंता मत कीजिएगा, पर प्लीज़ सब नॉर्मल हो जाइए। मम्मी आप खाना गर्म करो, मैं चाय बनाती हूँ। दादी को मेरे हाथ की चाय पसंद है ना? हाँ, सीमा ने उसके सर पर हाथ फिराते हुए कहा। दोनों के कमरे से जाते ही मोहन ने अलमारी खोलकर रमेश का पजामा कुर्ता और दुसाला निकाला। पापा, मुंह हाथ धोकर कपड़े बदल लीजिए, चलिए। उसने रमेश का हाथ पकड़कर उसे उठाया और बाथरूम के दरवाजे तक ले गया। मोहन, बेटा वो मैं। प्लीज़ पापा, पहले फ्रेश हो जाइए। रमेश थोड़ी देर में फ्रेश होकर बाहर आ गया तो मोहन ने उसे दुसाला उड़ा दिया। तभी सीमा खाना ले आई और सामने बैठकर रमेश को खिलाने लगी। तुम सबने खाना खाया? हाँ पापा, आपके आने से पहले ही खाया था। शुक्र है, वरना तो। सॉरी पापा, मेरी वजह से सबको इतना दुख हुआ, पर पापा मुझे पता है बेटा। आप खाना खाइए पापा। रमेश धीरे धीरे खाने लगा।
तभी पूजा ने आकर मोहन को चाय दी। भैया चाय पी लो। ला। अच्छा तुम दोनों बैठो, मैं माँ को चाय दे आती हूँ। आप बैठो माँ, दादी को चाय मैं दे दूँगी, पूजा बोली। पर बेटा। मैं दे दूँगी माँ, इतना कहकर पूजा चली गई। कहीं माँ पूजा को कुछ कह ना दे। रमेश बोला, अभी तक कोई आवाज़ तो नहीं दी। माँ ने चाय के लिए भी नहीं। तीनों के कान उधर ही लगे थे। दादी आपकी चाय। पूजा ने उर्मिला के पास बैठते हुए कहा, मेरा मन नहीं है। ऐसे कैसे मन नहीं है दादी? अदरक डालकर पहले अच्छे से उबाल कर फिर दूध डाला है मैंने। आपकी मनपसंद चाय है, पी लो ना, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। पूजा ने मासूमियत से कहा तो उर्मिला उसे देखती रह गई। इतनी मासूम है ये बच्ची, मैंने क्या कुछ नहीं कहा इसे, पर ये अब भी मेरे लिए चाय बना लाई। यही सोचते हुए उर्मिला ने चाय उसके हाथ से ले ली। दादी आप चाय पियो, मैं आपका बिस्तर ठीक कर देती हूँ। पूजा ने उठकर उर्मिला के बिस्तर की सिलवटें ठीक की और तकिया भी ठीक से रख दिया। उर्मिला उसे देखती रही। दादी चाय पी लो, देखो ठंडी हो रही है, गर्म कर लाऊं? नहीं बेटा ठीक है। उर्मिला ने चाय का घूंट भरते हुए कहा। बेटा शब्द सुनकर पूजा को खुशी हुई। उर्मिला के चाय पीने के बाद वो बोली, दादी कल चादर बदल दूंगी बिस्तर की। आओ बिस्तर पर आ जाओ। बाथरूम जाना है क्या? चलो। पूजा उर्मिला के पीछे पीछे बाथरूम तक गई। बाथरूम से आने के बाद उर्मिला बिस्तर पर लेट गई तो पूजा ने उसे कंबल ओढ़ा दिया। दादी ठंड ज़्यादा हो गई है, आपके पैरों के तलवे में तेल लगाकर जुराबें पहना दूँ? हाँ, उर्मिला ने धीमे से कहा। पूजा ने कंबल से दादी के पैर बाहर निकाल अच्छे से तेल लगा दी और फिर जुराबें पहना दी। उर्मिला को इससे आराम मिलता था। अब आप सो जाओ दादी। सबको मुझ पर गुस्सा आया, तुझे नहीं आया? नहीं दादी। क्यों? ऐसे ही। सच बता पूजा, तुझे पढ़ाई छूटने का बहुत दुख है ना? सच कहूँ तो हाँ दादी, मैं टीचर बनना चाहती थी, पर कोई बात नहीं दादी, अब मैं घर के सारे काम सीख गई हूँ। कल आपको मक्की की रोटी बनाकर खिलाऊंगी। अचानक उर्मिला रोने लगी। दादी, दादी क्या हुआ? सॉरी दादी, मेरी बात का बुरा लगा क्या? नहीं मेरी बच्ची, तू मुझे माफ़ कर दे, मैंने बहुत गलत किया तेरे साथ। दादी प्लीज़ रो मत, मैं ठीक हूँ। नहीं पूजा, मैंने हमेशा तुझे डांटा, तेरी हर खुशी में ऐब निकाला, जबकि तुम सब मेरी सेवा करते रहे। मोहन सही कहता है, मैं परिवार में रहने के लायक ही नहीं हूँ, मुझे वृद्धा आश्रम चले जाना चाहिए। ऐसा मत कहो दादी, आप हमारी दादी हो, हम सबको माफ़ कर दो। नहीं बेटा, माफ़ी तो मुझे तुम सब से मांगनी है। प्लीज़ दादी, ऐसा सोचना भी मत, आप सो जाओ। नहीं, जा सबको बुला ला अभी। हाँ। थोड़ी देर बाद सभी उर्मिला के पास बैठे थे। सीमा, हाँ माँ, अंग्रेजी में बोलूँ सॉरी तो चलेगा ना? अरे माँ क्यों? पर मैं तो आपकी बेटी हूँ। हाँ, पर सबसे ज़्यादा तो तुझे ही सताया है मैंने। मैं हमेशा सोचती रही कि परिवार को सख्ती से ही बांधा जा सकता है, पर भूल गई थी बंधन तो जानवरों को भी अच्छा नहीं लगता। तुम सब मुझे माफ़ कर दो। और मोहन, जो सबसे पास वाला आश्रम है ना बेटा, मुझे वहीं छोड़ा ताकि तुम लोग मुझे मिलने आ सको। सॉरी दादी, वह मैं गुस्से में इतनी बकवास कर गया। मोहन ने अपने कान पकड़ते हुए कहा, नहीं बेटा, तू सही कह रहा था, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, और लोग भी तो रहते हैं वहाँ, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होगी। माँ बस करो, भूल जाओ सब। सीमा ने उर्मिला का हाथ पकड़ते हुए कहा। सीमा, तूने बहुत सेवा की है मेरी, तुझे भी तो हक है चैन से जीने का। आप सब है मेरे पास तो मैं चैन से ही हूँ माँ। मगर सीमा, माँ मुझे माफ़ कर दो, मुझे इतना नहीं बोलना चाहिए था, पर क्या करूँ माँ, वो हालात ही ऐसे हो गए थे कि जानती हूँ रमेश, गलती तो मेरी ही है, जो मुझे अब समझ आई है। अपने ही
परिवार की खुशी की दुश्मन बन बैठी मैं। दादी, अब सब कुछ भूल जाओ और आराम से सो जाओ, नहीं तो कल गणेश की दुकान से छोले भटूरे नहीं लाऊंगा। मोहन उर्मिला के गले में बाहें डालकर बोला तो उर्मिला सहित सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ऐसे कैसे नहीं लाएगा, मेरी माँ के मनपसंद है छोले भटूरे, वो भी गणेश की दुकान के। रमेश उर्मिला के पैर अपनी गोद में रखते हुए बोला, अच्छा जी, सिर्फ तुम्हारी माँ है क्या? सीमा ने झूठा गुस्सा किया। तो दादी, कल छोले भटूरे का प्रोग्राम पक्का। दोपहर में धर्मेंद्र की फिल्म भी आने वाली है, कल सब देखेंगे। कल तो दुकान भी बंद है, एक शर्त पर, उर्मिला ने मुस्कुरा कर कहा। बोलो दादी, पूजा का दाखिला करवा दो, ये फिर से पढ़ेगी। क्या पूजा का मुंह खुला रह गया? अरे मुंह बंद कर, नहीं तो कोई कीड़ा घुस जाएगा। उर्मिला हंसकर बोली, सच में दादी? पूजा उससे लिपट गई। हाँ बेटा, पर तुझे अजीब तो नहीं लगेगा? 3 साल पिछड़ गई है तू। नहीं दादी, मैं पढ़कर टीचर बनना चाहती हूँ। सीमा उर्मिला की गोद में सर रखती हुई बोली। दादी, 11वीं और 12वीं एक ही साल में कर लेगी ये, घर से ही पढ़कर पेपर दे देगी, फिर उसके बाद कॉलेज चली जाएगी। ऐसा हो सकता है क्या? हाँ दादी, ऑनलाइन बड़ी सुविधा है। आजकल मुझे भी पूरा पता नहीं, पर मैं पता कर लूँगा। मोहन और सीमा की खुशी का ठिकाना ना था। रमेश और सीमा ने चैन की सांस लेकर एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा उठे। उर्मिला को आज पहली बार सुखद एहसास हुआ था। आज वो समझी थी कि सच्ची खुशी परिवार पर रौब जमा कर नहीं, उनके चेहरों पर मुस्कान देकर मिलती है। रमेश, हाँ माँ, कल राजेश और प्रमोद को परिवार सहित बुला ले। मैं सबसे माफ़ी मांग लूँगी। इसकी ज़रूरत नहीं है माँ, बस आशीर्वाद दो हम सबको कि आपकी खूब सेवा करें। कल सब आएंगे पक्का। एक काम और करना। बोलो माँ, घर की साफ सफाई के लिए किसी को रख दे। सीमा की मदद हो जाएगी। पूजा सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देगी। कल से ही रख दूँगा मैं। ज़रूरत नहीं माँ, मैं कर लूँगी। नहीं, बहुत कर लिया, बस अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिला हम सबको। उर्मिला प्यार से उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, ठीक है माँ। सीमा मुस्कुरा दी। दूसरे दिन रविवार था। सुबह सुबह ही रमेश ने दोनों भाइयों को फ़ोन किया और पूरी बात बता दी। सभी खुश थे कि उर्मिला को अपनी गलतियों का एहसास हो गया था। सभी आ गए थे। सीमा और उसकी जेठानी और देवरानी के बीच मस्ती मजाक चल रहा था। सभी के बच्चे इधर से उधर उधम मचाते थे। पूजा सभी बहन भाइयों के बीच उस पंछी की तरह लग रही थी जिसने पहली बार उड़ान भरी हो। तीनों भाई माँ के पास बैठे बचपन की शरारतों के किस्से सुन और सुना के हंस रहे थे। उर्मिला उन सब के बीच आराम कुर्सी पर बैठी स्वर्ग का सुख अनुभव कर रही थी। आप सभी का धन्यवाद।